ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको पूरा रोड मैप बता देती हूँ आज के सेशन का। आज के सेशन में हम लोग जो है वो 10-5 मिनट बात करेंगे JRF अड्डा के बारे में। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ये जानना और ये समझना कि जो भी शुरुआत आप करने वाले हो उस पूरी की पूरे सफ़र में आपका सारथी कौन होगा, ठीक है, किस किस के साथ में आप बात करोगे, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, योर गो टू पर्सन कौन होना चाहिए। आई बिलीव इन वन फिलोसफी इन लाइफ फ्रॉम विच मुझे लगता है जो भी हम अचीव कर पाएँ वो करा है हमने। We have a team of 40 people, online and offline. The only vision and philosophy is, if you have a problem, go to a person that can solve your problem. If you are a person with this philosophy, this nature कि मैं जाता हूँ problem discuss करता हूँ to somebody who is having the same problem, पैटर्न ड्राइंग करेंगे, इंडक्टिव रिसर्च लगा लेंगे, तो जीवन में इंडक्टिव रिसर्च नहीं लगानी है इस जगह पे। You better than discussing problem with yourselves, इट्स बेटर टू कम टू अ पर्सन जिससे आपकी प्रॉब्लम को आपका सोल्यूशन मिल जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम सिर्फ बड़ी होगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। वैसे तो वील मेक श्योर कि प्रॉब्लम आपको आए ना, बट अगर आए तो यू नीड टू नो पीपल जिसको आपको जाके बात करनी है। देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पर्पस, ठीक है, कि क्यों हम कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन की तैयारी। स्ट्रैटेजी की बात करूंगी और थोड़ा बहुत पेडागॉगी भी बताऊंगी, सो दैट आपको ये समझ में आ सके कि मुझे पढ़ाना आता है कि नहीं आता है, ठीक। सो वी स्टार्ट फ्रॉम JRF अड्डा। बहुत सारी जगहों पर जब भी कोई इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को तो वो ये बताता है हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उस फलाने मैगजीन में फाउंडर का वो आया, इसमें ये हुआ, इसमें वो हुआ, राइट। आपको ये बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी, ये भी बताया जाएगा क्या विजन है, ये भी बताया जाएगा। इनफैक्ट आपको शायद ऑफलाइन टीम ने बताया होगा कि व्हाट इज़ दी ऑफरिंग, राइट, ये मिलेगा, वो टेस्ट मिलेगा, ये होगा, फेस टू फेस होगा, ये होगा, वो। बट मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ है जो मैं डिफाइन करती हूँ हमेशा JRF अड्डा को, दैट इज़ ओनली एंड ओनली वन थिंग विच इज़ योर मोटिव टू कम हेयर एंड विच इज़ माई मोटिव टू बी हेयर, दैट इज़ योर सिलेक्शन। तो JRF अड्डा, व्हाट इज़ JRF अड्डा अकॉर्डिंग टू द फाउंडर ऑफ JRF अड्डा? JRF अड्डा मीन्स सिलेक्शन, सिंपल एज दैट। सिर्फ एक मोटिव नहीं है, दो मोटिव है। पहला मोटिव है ये, तो जब भी मुझे कोई पूछेगा कि क्या है भाई JRF अड्डा, ये है वो है, कोचिंग वर्ड, कोर्स वर्ड, ट्यूशन वर्ड, ये सब चीज़ें वर्ड मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आते हैं। शाहरुख खान फ़ैन हूँ मैं थोड़ी, तो ये शब्द ना मुझे सुनाई देते हैं ना मुझे दिखाई देते हैं। मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि मैंने कितने बच्चों को पढ़ाया और कितने बच्चों का सिलेक्शन करा, ठीक है, जिसमें 90% जो हकदार होते हैं सिलेक्शन के वो बच्चे होंगे। चाहे कोई कितना भी बोल ले आके मुझे रोज़ कम से कम 10 मेल आते हैं कि आपने मैम ये करवाया वो करवाया, बट मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ, शायद आपको हमारी हैबिट में भी वो चीज़ दिखेगी, जो पढ़ाया वही आया, ये फ़िलॉसफी जो है वो पुरानी है। और मैं इस फ़िलॉसफी के लिए ये पढ़ाया को रिप्लेस करना चाहती हूँ, जो पढ़ा वो आया, ठीक है। आप अगर पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा। कोई भी ऐसा है यहाँ पर जिसको ऐसा लगता है कि मैंने ज्वाइन कर लिया है, अरे वाह यार इन्होंने 10,000 में से 85 बच्चों का सिलेक्शन करवाया, 8500 का ये है वो है, तो एक बात पहली क्लास में सुन लेना, ज्वाइन करने से अगर सिलेक्शन हो जाता तो सबका सिलेक्शन हो जाता। पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है कि नहीं है, लेज़ी है, तो अगले 6 महीने के लिए आलस, लेज़ीनेस, जो भी सिनोनिम आपको आते हैं शब्द के, वो भूल जाना, ठीक है। जी जान से मेहनत करनी है, आपकी और मेरी दोनों की मेहनत होगी, तब जाके हम कुछ अचीव कर पाएंगे, बिकॉज द कॉम्पिटिशन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ इज़ रियली टफ, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने शायद अभी तक जून का एनालिसिस नहीं देखा होगा, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जून एनालिसिस एज वेल, बिकॉज सबसे पहले कोई नई शुरुआत करने से पहले, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आप ये पढ़ोगे, सबसे पहले कुछ नया सीखने या सिखाने से पहले एक बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। मुझे क्या पता है वो बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं पता होगा तो कुछ नहीं होगा। अग्री, हाँ या ना, ठीक है। चलो सो बेसिकली दिस इज़ माई इंट्रो। मेरे इंट्रो में आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखानी है मुझे ये है वो है, मुझे बस एक चीज़ बतानी है कि मुझे कितना एक्सपीरियंस है ऑनलाइन टीचिंग का, ठीक है। मैंने आज तक जीवन में कितने लाख मिनट पढ़ाई करी है, मैंने आज तक कितने व्यूज़ करे हैं, मतलब कितने बच्चों तक मैंने रीच करा है, मैंने आज तक कितनी क्लासेस ली है। 7 साल से मैं पढ़ा रही हूँ और लगभग 10,000 क्लासेस मैंने ले ली है, राइट। तो मैं बस आपको ये बता सकती हूँ कि कोशिश करूँगी कि जो भी मैंने सीखा है और जो मैं सीख रही हूँ इस प्रोसेस में, वो मैं डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है। लाइफ में आइडिया आना बड़ी चीज़ नहीं है, हम में से सबके पास है वो, आइडिया को अप्लाई करना बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम सब लोग जो हैं वो आइडिया लेकर बैठे, एप्लीकेशन करना सीखना है।
पेपर के लिए तैयारी करना एक डिफरेंट सेट ऑफ स्किल है और पेपर अटेम्प्ट करना एक डिफरेंट सेट ऑफ स्किल है। अगर हर कोई बच्चा पढ़ रहा होता तो सब बच्चे आईएएस बन जाते जो यूपीएससी देते हैं। कितने फॉर्म्स भरते हैं एक साल के अंदर, पर बनते कितने हैं? 100। उन 100 ने कुछ तो ऐसा डिफरेंट किया होगा ना, ठीक है। तो हमारा कोई रेस नहीं है और ना ही हमारी ये है कि ये हुआ वो हुआ, मैंने ये किया तो हो जाएगा, आपने ये बताया तो हो जाएगा, उसने मैम ये किया था तो हो जाएगा। सबकी अपनी जर्नी है, पर जर्नी बनाना आपके और मेरे हाथ में है। और ये जर्नी इंग्लिश वाला सफ़र ना बन जाए, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ईच एंड एवरी सिंगल सेकेंड when you are into this platform of learning something new, of studying UGC NET, you have to remember this thing कि वो जो डायलॉग है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तैयारी जीत की नहीं है। ये क्या है? तैयारी ही जीत है। हर रोज़ कुछ नया सीखना पड़ेगा। जिस दिन आपने वो सीख लिया तो यू विल बिकम मोर अवेयर, ठीक है। मैं रिसर्च पढ़ाऊंगी आपको और रिसर्च में हम लोग नॉलेज से शुरुआत करेंगे। दैट व्हाट इज़ नॉलेज। नॉलेज का सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, भले ही कितनी किताबें आई, आप सब लोग मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, राइटर वाइटर पढ़ते होंगे कुछ, बट नॉलेज का सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल मीनिंग है एंड दैट इज़ टू बी अवेयर, ठीक है। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपकी किताब में क्या लिखा है, क्योंकि 100 किताबें पढ़ने से फ़ायदा नहीं है। वो होता है ना कि 100 किताबें जितना सिखाते हैं उतना एक ट्रैवल सिखा देता है। क्यों? बिकॉज यू बिकम मोर अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग, योर विसिनिटी, ठीक है। चलिए जी, तो कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को हम थोड़ा सा अभी स्ट्रक्चर में लेकर आएँ। जेआरएफ अड्डा की पूरी टीम के बारे में भी मैं बता देती हूँ आप सभी लोगों को, और हमारे यूनिट्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सो इन पेपर 1 विच वी आर स्टडिंग राइट नाउ, ओके, फॉर विच यू आर अप्रोचिंग अस, इस पेपर 1 जो कि ऑफलाइन में आपका चल रहा है। पेपर 1 की 10 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है। इन 10 यूनिट के अंदर आप सब कुछ पढ़ोगे। आप जीके भी पढ़ोगे, ठीक है, आप एनवायरनमेंट भी पढ़ लोगे, आप मैथ्स भी पढ़ोगे, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ोगे, आप रिसर्च भी पढ़ोगे, आप टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ोगे, आप लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ोगे, आप मैथमेटिकल रीजनिंग भी पढ़ोगे। दोनों बहुत डिफरेंट होती है, राइट। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे, आपको पता चलेगी जो शायद अभी तक आपके मिथ्स थे। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमको पहले से पता होती है, ठीक है। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज़ टू अनलर्न। अभी मैंने आते ही पूछा ना कि कौन कौन है जिसने इससे पहले पढ़ाई करी है, तो प्रॉब्लम क्या होता है, जब हमको पहले से कोई चीज़ पता होती है तो मुश्किल होता है नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो अनलर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें पता हो, बट प्लीज़ ट्राई टू फोकस कि हम जो है वो उस एटीट्यूड से नहीं देखेंगे किसी भी क्लास को या किसी कॉन्सेप्ट को कि ये तो मुझे आता है, ठीक है, मुझे भी नहीं आता है, अब तक नहीं आता है। क्योंकि ये एटीट्यूड होगा तो शायद हम हमेशा कुछ नया ढूंढेंगे। आपको अगर लगता है एक क्लास है, एक बार पढ़ लिया, मामला सॉर्टेड है, तो मामला सॉर्टेड नहीं है। उस क्लास को आप जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको कुछ नया मिलेगा। एंड विल मेक श्योर, ठीक है, विल मेक श्योर कि उसमें इतना डेंस हो वो टॉपिक कि आपको लगे कि हाँ यार इसको दोबारा देख लेते हैं, ओके। तो आपके लिए मैंने आवर्स वाइज डिवाइड किया है कि कितने घंटे की क्लास लगेगी, ये मिनिमम है, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन के अंदर आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। आप लोग आओ, डाउट पूछो, बोले नहीं मैम आज नहीं पढ़ना, कत्ते लेट जाओ, नहीं पहले डाउट बताओ, तो आई हैव टू टेल डाउट, फिर मैं क्लास नहीं लूँगी, फिर मैं डाउट लूँगी आपके, समझ गए ना। तो इसीलिए दिस इज़ मिनिमम, कि मिनिमम इतना 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 पढ़ना है। नाउ टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी क्लासेस होगी अलग से, ठीक है। ऐसे नहीं कि ग्रामर में जो सही बैठ रहा है लगा दिया। मेरे को सब पता है, बोर्ड में जो करके आते थे ना तुम, कि मैम ये पढ़ने में ना एक लाइन में बहुत मज़ा आ रहा था इसको, इसलिए मैंने ये वर्ड लगा दिया। ऐसा नहीं है। दिस टाइम जून 2024 में इनडायरेक्ट आरसीज आए हैं। इनडायरेक्ट आरसी मतलब वो 4 मिनट में पढ़ के और ऐसे नहीं होगा, लगाना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है, जैसे अपना सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, DI 23 मिनट लगाए हैं बेस्ट बच्चे ने, और फिर भी 5 में से 5 के आंसर्स नहीं निकल रहे हैं, चारों ऑप्शंस गलत लग रहे हैं। क्यों? ये NTA है, जय हो NTA बाबा की, तो कुछ भी हो सकता है, राइट। सो इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे धर्मेंद्र सर। आई होप आप लोगों ने सर की क्लास अटेंड कर ली है, कर ली है? कोई ऐसा जिसने नहीं करी है? आपने नहीं करी है, कोई बात नहीं, आने कल शायद आई गेस कर लोगे। इसके बाद में रिसर्च एप्टीट्यूड मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। ICT जो है ऑफलाइन मैं नहीं पढ़ाती हूँ, ऑफलाइन आपको पढ़ाएंगे विश्वास सर, ठीक है। देन आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको योगेश सर, जिनसे अभी आप लोगों ने क्लास ली। उसके बाद में मैथमेटिकल रीजनिंग विश्वास सर पढ़ाएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन योगेश सर आपको पढ़ाएंगे, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कबीर सर आपको पढ़ाएंगे, और हायर एजुकेशन आपको रोज मैम पढ़ाएंगे,
ठीक है, ये मैडम का नाम है, तो कोई ये ना समझे कि कितने फूल मिलेंगे, फूल कुछ नहीं मिलते हैं JRF अड्डा में, ठीक है। चलिए जी, सो बेसिकली लेट्स बिगिन विद दिस सेशन, ओके। बिफोर दैट आई वांट टू कॉल सम पीपल सो दैट यू कैन मीट देम, से हेलो हाय, ज़्यादा पंचायती नहीं, बस हेलो हाय करके फिर उनकी क्लासेस में आप पंचायती कर लेना जितनी आपको करनी है, आप भी मेरे से कर लो। आ जाओ सर, आओ अतुल, अतुल भी पढ़ाएगा, आ जाओ सर, आ जाओ। योगेश सर, मिस्टर खान, अतुल, निखिल सर, एक बार आप दोनों भी आ जाइए प्लीज। अतुल सर को भी बुला लो। और कौन है? रोज, मैंने भी ये वाला शिट सर लीक हो गया, अपनी स्क्रिप्ट लीक हो गई। आओ भाई। ओके, सो दिस इज द ऑफलाइन टीम, ठीक है। ऑफलाइन टीम में सबसे पहला बंदा जिससे आपकी बात होगी इस हिम, अतुल सर। आई होप हो गई होगी सबकी बात, ठीक है। तो अतुल को मैं हमेशा एक टैगलाइन देती हूँ, दैट ही इज द वॉइस ऑफ JRF अड्डा, ओके। व्हाई? बिकॉज जो मैं बोलना चाहती हूँ, जो मैं फील करना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं सब बच्चों से बात कर सकूँ, तो वो आप तक अतुल पहुँचाता है, ठीक है। देन वी हैव आवर मैनेजर हेयर हु इज निखिल सर, ठीक है। और निखिल सर बहुत खूंखार है, मैं पहले बता रही हूँ। ये मेरे को डांट देते तो आपको पता नहीं मेरा। चलो ठीक है, रोज मैम, योगेश सर, विश्वास सर एंड धर्मेंद्र सर, ठीक है, एंड अदिति शर्मा, ये अपनी टीम है। कबीर सर आज नहीं आ पाए हैं, कुछ ज़रूरी काम था सर को, सर ने स्कूल खोला है तो वहाँ का इनॉग्रेशन करने गए थे वो। नहीं, मजाक करूँ, मतलब नहीं आए हैं सर, ठीक है, कोई बात नहीं है। बट ये अपनी ऑफलाइन टीम रहेगी। आपको अगर लगता है कि आपको किसी से बात करनी है, योर फर्स्ट गो टू पर्सन विल ऑलवेज बी अतुल, ठीक है ना। और अतुल जो है वो शिवगामिनी देवी है, वचन ही शासन है और शासन ही वचन है। तो अतुल ने प्रॉमिस कर दिया तो कर दिया, समझ रहे हैं। Then your next go-to person in the hierarchy will always be निखिल सर. If you have something related to management or stuff, notes नहीं मिले, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं, पानी ठीक नहीं आ रहा था, मेरे को नहाने नहीं मिला, ये सब जो भी इशू होंगे आपके, they will handle it. टीचिंग से रिलेटेड कोई भी आपको इशू लगता है, that we are always here. We'll try to make it very very simple for you. ठीक है, like I always say, JRF अड्डा को डिफाइन करेगा उसका सिलेक्शन और उसका पैशन, ठीक है। हमारा सिर्फ एक ही पैशन है, फ्रॉम टेबल टू चेयर टू बोर्ड टू ह्यूमन बींग्स, कतरा कतरा इस रूम का, इस प्लेटफॉर्म का सिर्फ और सिर्फ अगले 5 महीने आपके सिलेक्शन के लिए काम करेगा, ठीक है जी। और उस सिलेक्शन में कंट्रीब्यूशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फुल माहौल बना लेना दिमाग में कि हाँ भाई इस बार तो कुछ खतरनाक ही कर रहे हैं हम, ठीक है। ये सब चीज़ें आप यूजुअली डेमोज में नहीं देखते हो, ठीक है, कोचिंग्स में नहीं देखते हो, बट वी आर ट्राइंग टू मेक समथिंग डिफरेंट बिकॉज इट्स ईजी टू बी द बेस्ट वन, but it's difficult to be the unique one and only one, and we have this fight to make preparation very 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 good. Result will automatically follow, okay? तो माहौल अच्छा रहे, you feel homely, you feel family जैसा, मतलब गद्दे वद्दे मत ले आना, इतना नहीं, but yes कि आपको कभी किसी टीचर से बात करने में ऐसा ना लगे यार सर तो पीट देंगे, ठीक है। और मेरे से तो खास लगेगा ही आपको, तो वो भी नहीं, पता नहीं ये लोग मेरी इमेज ख़राब करते हैं, मैं इतनी डांटती हूँ नहीं वैसे, ठीक है। बाकी सब भी ठीक है, सब लोग यहाँ पर ऑब्वियसली JRF क्वालिफाइड हैं, अपने अपनी लाइफ में, अपने अपने फील्ड में, अपने अपने सब्जेक्ट में कुछ अचीव करके यहाँ पर खड़े हैं, तो कोशिश करेंगे कि हमारा सारा एक्सपीरियंस हम आप तक पहुँचा सकें। ओके गाइज, कैन वी क्लैप फॉर ऑल ऑफ देम? थैंक यू सर। ठीक, हेलो हाय हो गया, अब बाकी हेलो हाय आप करते रहना। चलिए, सो नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज 2 थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑफरिंग के बारे में। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंटैंजिबल एंड टैंजिबल दोनों बताऊंगी। टैंजिबल शायद आपको टीम बता देती है कि ये किताबें मिलेंगी आपको, ये टेस्ट सीरीज मिलेंगी, एप्लीकेशन में जाके ऐसे टेस्ट देना है, वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है। इफ़ यू फील समथिंग कि कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, क्लासेस अपलोड हो रही है कि नहीं हो रही है मैम, तो यू कैन गो टू अतुल सर, अतुल आपको
चीज़ें सॉर्ट आउट करके दे देगा, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ये है टैंजिबल चीज़ें। टैंजिबल समझते हो ना, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं वो टैंजिबल होती है, ठीक है। इसके अलावा दो चीज़ें हैं जो मैं आपको दूंगी खुद बना के पर्सनली, एक स्टडी प्लानर और एक आप लोगों का ग्रोथ ग्राफ। ग्रोथ ग्राफ का मतलब ये है कि अगर अभी आप, पहली बात तो ये 0 to हीरो ये वाली लाइन अपन नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हम 0 नहीं हैं, ठीक है ना। हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं तो हम हमारी रिस्पेक्ट पहले तो करें। मैम हम 0 to हीरो ये थंबनेल पे अच्छे लगते होंगे, ये सब चीज़ें रियल लाइफ में नहीं है। तो आपको जितना भी आता है, जिस भी लेवल पर अभी आप हो, ठीक है, उससे आपका ग्रोथ कैसे हो, बिकॉज लोग बाग और आप लोग अपने आप को कैसे जज करोगे कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बट दैट्स नॉट दी जजमेंट पैरामीटर। ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग दैट टुडे यू वर सिटिंग नोइंग नो टॉपिक्स, नो नॉलेज। जैसे जैसे एक हफ्ता होगा, 2 हफ्ता होगा, 1 महीना होगा, यू विल स्टार्ट लर्निंग थिंग्स, आपको चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड इस वजह से आपका करियर ग्रोथ या ये जो ग्राफ है, ये जो आपका लर्निंग ग्राफ है, ये क्या होगा, धीरे धीरे इंप्रूव होगा। तो ग्राफ मस्ट बी इंक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बता सकते हो क्या डिफरेंस है CS वाला? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस होता है? XY कार्टेशियन प्लेन सब लोग जानते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ एंड दिस इज इंक्रीजिंग ग्राफ। तो ग्राफ ऐसे होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि पढ़ना शुरू किया और सिलेक्शन हो गया, तो अगर ऐसा लगता है तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, बट ये आपको समझना पड़ेगा कि हम अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालेंगे कि यार आज तो रिसर्च पढ़ा दी है अदिति मैम ने, ये देख चाप के 4 सवाल सही करूँगी, ऐसा नहीं होगा। तो धीरे धीरे अपने आप को, कभी अपने आप को ये नहीं बोलना है कि यार नहीं हो रहा तेरे से, क्योंकि अभी तो क्या मज़े आएंगे, 1 महीना तो बहुत मज़े आएंगे, फिर आएगा 1.5 महीने वाला पढ़ाओ, फिर ऐसा लगेगा मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट जॉब तो लग रही नहीं है, तो क्यों ना हम स्विच करें। NTA तो बेकार ही पेपर बना, NTA तो है ही नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी, क्यों ना हम SSC पे जाएं। बीच में रीट भी तो आ जाएगा, रीट के मेले में ही जाए जाते हैं एक बारी। मन में ऐसे बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। मैं पूरी मेहनत करूँगी नहीं हो उत्पन्न, पर हो जाती है, मैं क्या कर सकती हूँ, डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, ठीक है। 3 महीने वाला पढ़ाओ तक अपने आप पे बिल्कुल भी शक नहीं करना है। 3 महीने बाद यू विल बी सॉर्टेड, ठीक है। आप बिल्कुल मेरे जैसे बन जाओगे, मस्त। जीवन में नेट के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं, हम घोड़े बन जाएंगे वो वाले, समझ गया ना क्या बोल रही हूँ मैं। मेरी समझ जाया करो थोड़ा, मेरे शब्द ना मिले तो भावनाओं को समझ जाया करो आप, ठीक है ना। चल, सो बेसिकली ये तो हो गई आप लोगों की टैंजिबल चीज़ें, है ना। ये मैं पर्सनल लेवल पे बना के दूंगी और इसमें समय लगेगा, अभी बनाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा ग्राफ बन जाएगा, मज़े आ जाएंगे फिर, ठीक। इसके अलावा बुक्स वगैरह सब जो आपको बताया वो बता दिया है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस 2 इनटैंजिबल थिंग्स। इनटैंजिबल थिंग्स, ठीक है। नंबर 1 दैट इज योर सिलेक्शन, लाइक अभी मैंने बोला, फ्रॉम टिप टू टो एवरीथिंग इन JRF अड्डा विल ऑलवेज वर्क फॉर योर सिलेक्शन, ठीक है। बी इट कि पेपर 1 में क्या होना चाहिए, पेपर 2 में क्या होना चाहिए, क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन। 150 सवाल आएंगे, 180 मिनट होंगे, एंड टिल नाउ नो नेगेटिव मार्किंग, सो देर इज अ टफ कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि 180 मिनट में वो 150 सवाल में से मैक्सिमम कैसे करना है ऑन एन एवरेज। चाहे आप पॉलिटिकल साइंस से हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस से हो, चाहे आप हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, एनी वन विद ऑड सब्जेक्ट, कोई और सब्जेक्ट, क्या किस सब्जेक्ट से हो आप, कोई और सब्जेक्ट से एकदम, मास कम्युनिकेशन, और कोई म्यूज़िक वाला नहीं है क्या इस बार? चलो हाँ, पिछली बार काफ़ी म्यूज़िक वाले थे। चलो मतलब कुछ भी सब्जेक्ट से हो आप, ऑन एन एवरेज पकड़ के चलो 200 नंबर तो लाने हैं, ठीक है। 200 तो लाने हैं अपन को 300 में से, मतलब 100 सवाल सही करने हैं। ऐसे मत देखो, उल्टा देखो, 50 गलत कर सकते हैं, मस्त 100 ही तो सही करने हैं, समझ गए ना। तो ये चाहिए हमको, तो वो हो गया। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है कि वाई आई वॉन्टेड टू डू समथिंग कॉल्ड JRF अड्डा, इट इज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर्स, यू आर गोइंग टू बिकम रिसर्च स्कॉलर्स। आप में से आधे लोगों को अभी ये भी नहीं पता होगा कि इन 2 के अलावा भी कोई चीज़ है जो हम कर सकते हैं UGC नेट एग्जामिनेशन को क्लियर करके। कैन एनीवन टेल मी?
You have to tell me what we can do after UGC NET examination, after we qualify this examination. An assistant professor and research scholar is not allowed. Do you have any other answer? No, you don't. No, you don't. And therefore we tell, or we believe people who are telling you कि अरे इससे तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ जॉब नहीं लग रही है, but that's not the reality. ठीक है? जब आप डूबोगे अंदर तो भी तो पता चलेगा ना गहराई कितनी है. तो आप सरफेस लेवल पर अगर जनरलाइज कर रहे हो स्टेटमेंट तो इट वोंट वर्क फॉर अस. ठीक है ना? तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट. हम वो डायलॉग सुनते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट. तो थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैटर करती है. अब मैं आपको बताती हूँ, जून एग्जामिनेशन के अंदर मूवीज़ पर सवाल बने. ठीक है, बड़ा हवा हुआ इस चीज़ का. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर सवाल बने. फॉरगेट अबाउट इंडियन सिनेमा, हॉलीवुड सिनेमा पे सवाल बना. चार्ली चैपलिन की मूवीज़ के ऊपर सवाल बना. आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, मेरे को क्या लेना देना कि चार्ली चैपलिन काली टोपी पहन के आता था कि नीली टोपी पहन के आता था. बट आई हैव टू फेस सच क्वेश्चंस. व्हाट डू यू थिंक? BCI से सवाल आया. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन जो है वो कैसे हमें सिमुलेट कर रही है. क्या है ये? BCI, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस. अब मास कम्युनिकेशन के बच्चे का क्या लेना देना इस टॉपिक से? ठीक है, दिल्ली के अंदर 4 जुलाई से 6 जुलाई में आर्टिफिशियल रेन होने वाली है. पता है क्या? पता है ना? ये भी आएगा. कैसे होती है आर्टिफिशियल रेन? ये भी आएगा. क्रोनोलॉजी ऑर्डर भी आएगा. इंग्लिश के बच्चे हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे उल्लू लुल्लू बच्चे, आउट ऑफ सिलेबस पेपर, सिलेबस ही डिस्क्राइब नहीं है पहली बात तो. एंड देन उसके बाद में मज़े ले लिए, कुछ भी चल रहा है. लॉ के बच्चे कुछ भी चल रहा है. DI कंप्यूटर साइंस को लगता हो मदर इज़ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो कंप्यूटर साइंस बच्चों को DI ऐसा दे दो कि हो ही ना. इट वॉज लाइक कि NTA चिल्ला चिल्ला के कंप्यूटर में से बोल रहा था, करके दिखा, ये करके दिखा तू. फिर आप वो कर दोगे, अब तू ये करके दिखा. पेपर ऐसे बना रहे हैं, लग रहा है कि कोई सच में खुन्नस खा के बना रहा है. 3 साल यूट्यूब वालों ने इतना बदनाम किया है NTA को कि NTA को गुस्सा आ चुका है. अब बोले मैं बताऊंगा, अब ये बहुत वीडियो बनाते हैं ना मेरे पे, नॉट ट्रस्टेबल एजेंसी. ले अभी ट्रस्ट लाता हूँ तेरा. JRF के लिए वी वॉन्ट अ मेंटल सेट. पर्सनैलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या होता है? व्हाट वी थिंक. ठीक है, व्हाट वी बिलीव एंड हाउ वी बिहेव. तो वी बिहेव द वे वी थिंक एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक गुड. ठीक है, कचरा इधर होगा तो कचरा ही निकलेगा और अच्छी चीज़ इधर होगी तो अच्छी चीज़ निकलेगी. सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू डू. आप में से बहुत सारे बच्चे भी डेमो ले रहे हैं. ठीक है, आप में से कुछ बच्चे ज्वाइन करना चाहेंगे, कुछ बच्चों को लगेगा कि नहीं और 4-5 ले लेते हैं, इधर भी थोड़ा घूम आते हैं, उधर भी. डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. आई एम नॉट टेलिंग यू कि ये कर लो वो कर लो, बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जो भी करो इंटेंट और क्लैरिटी 100% होनी चाहिए क्या करना है, तभी पर्सनालिटी बनेगी. और JRF करने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हमें क्या करना है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना है. ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग जो भी यहाँ बैठे हैं, मुझे बस इतना सा बता दो कि कितने टीचर्स आपको आपकी लाइफ के याद हैं. कितने टीचर्स हैं जो बता सकते हो मैम मुझे ये याद है, ये याद है, ये याद है, ये याद है. आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आई एम अज्यूमिंग कि एवरीबडी इज पास्ड. कोई कॉलेज में है क्या अभी? और तेरी मतलब चलो आप तो और करंट में हो. कितने टीचर्स याद है? नो वन. बहुत ही बुरे हाल है मतलब फिर तो. नो टीचर? मैम ये मेरा फेवरेट टीचर था. फ्रॉम महारानी. विच मैम? माधुरी दीक्षित. ओके, माधुरी मैम. क्या पढ़ाते थे माधुरी मैम? आप भी इंग्लिश से हो? आप भी इंग्लिश से हो? सारे इंग्लिश वाले क्या? ओह जाग गए, थोड़ा जाग गए पेपर के बाद. चलो हाँ भाई, डू यू एनीवन? चलो माधुरी मैम क्यों याद है आपको? क्या नाम है बच्चे? सरोज. क्यों याद है बेटा? शी डिडंट टेल कि मैम वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे या उनके नोट्स बहुत अच्छे होते थे. व्हाट डिड शी टेल अस अबाउट हर? आई सेड डिस्क्राइब माधुरी मैम एंड व्हाई यू लाइक हर. क्योंकि मैम वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे. बेसिकली उनकी पर्सनालिटी का एक एट्रीब्यूट है जो शी रिमेंबर्स. हम अब तक कम से कम मैं मानती हूँ 50, अरे हाँ हाँ ठीक, हम 50 टीचर से पढ़े हैं.
50 में से हमको एक भी याद नहीं। क्या हम वो 91 टीचर बन जाएंगे जो हमारे स्टूडेंट्स को हमें याद नहीं रखेंगे? क्या फ़र्क पड़ता है मैम, 1 तारीख को सैलरी तो आ ही जाएगी ना हमारी भी। तो क्या हम सिर्फ सैलरी के लिए काम करेंगे? मैं नहीं बोल रहा हूँ करो कि नहीं करो, मैं तो बस बोल रही हूँ कि ये सवाल अपने आप से पूछने चाहिए। अब जब टीचर बनने वाले हो तो ज्ञान देने और ज्ञान लेने की आदत डालनी पड़ेगी। तो बस सोचना, आज घर जाके ये सोचना कि मेरे को कितने टीचर्स याद है और मुझे क्यों नहीं याद है यार, और क्या मैं भी उसी लाइन में लग जाऊंगा कि मुझे कोई याद नहीं रखेगा? आपका सब्जेक्ट इज दी मिनिमम थिंग जिसकी वजह से आप जाने जाओगे, उसके बियॉन्ड ही चीजें हैं जिसके लिए आप जाने जाओगे, एंड दैट इज ओके। सो फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्ट वॉट एवर यू आर एंड वेयर एवर यू आर, जिस भी लेवल पे हो आप। मैम मुझे ये आता है, ये नहीं आता है, ऐसा है, मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ, इट्स फाइन, एवरीबडी इज डिफरेंट, इट्स फाइन। ऐसा नहीं है कि मैम मेरे को शाहरुख खान बनना है, हर कोई शाहरुख खान नहीं बन सकता है, ठीक है। हमको मोदी जी बनना है, हर कोई मोदी जी नहीं बन सकता है, वैसे बनना भी क्यों ही है वो तो, ठीक है। देन यू फाइंड योर डिजीज पैटर्न, हर किसी के है ना कुछ कीड़े आदमी हरकतें होती हैं हमारी, अपने आप के कीड़े को पहचानो कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं पेपर अटेम्प्ट करता हूँ तो हर बार मैं सेम मिस्टेक रिपीट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। जब मैं बात कर रहा हूँ या मुझे स्टेज फियर है तो क्यों है, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि 10 लोगों के बीच में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अगर कुछ पॉइंट आर्टिकुलेट करना है तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इंटेलेक्चुअल हूँ तो क्यों हूँ, नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ। मैं जनरल नॉलेज लेकर लेवल पर अवेयर क्यों नहीं हूँ, मुझे क्यों नहीं पता है कि दिल्ली में क्या होने वाला है, मुझे क्यों नहीं पता है कि, अब मैं सिनेमा तो नहीं बोलूँगी कि वो तो क्यों ही पता होगा कि बाहुबली ने कितना पैसा कमाया, बट इन जनरल अपने आसपास की चीज़ों के बारे में तो अवेयर रहना ही पड़ेगा। फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए जाओगे, वहाँ तो जीके आएगी, और राजस्थान जीके तो हो बहुत ही मज़ेदार आती है, इतनी बढ़िया आती है राजस्थान जीके, तो काला टीका लगाया हो पेपर में, ऐसा मन करता है। कुछ भी पटवारी के पेपर में RAS लेवल पूछ लेते हैं वो, उनको डिफ्रेंसिएशन, फिल्टरेशन, सेग्रीगेशन, ये 3 शब्द है ही नहीं उनके डिक्शनरी में, उन्होंने जीके क्वेश्चन बना रखे हैं, वो सेम चिपकाते हैं हर पेपर में, चाहे वो RAS का बच्चा है, चाहे वो रीट का बच्चा है, चाहे वो पटवारी का बच्चा है, कुछ भी आए। तो वी हैव टू स्टडी दैट, बट इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज देन यू नीड अ स्ट्रैटेजी। ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैं 100 में से 100 सवाल सही करूं। ये कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है क्या जिसमें आप रामकथा लिख के आते हो, शेप ऑफ यू गाना लिख के आते हो? ये वो नहीं है। इसमें क्या करना है, इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। सारे क्वेश्चन सही करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सारी चीज़ें कैसे आएगी, व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। यूजुअली हम लोगों को लगता है सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो हो जाएगा, बट नहीं होगा, ठीक है। सो व्हाई आई एम टॉकिंग ऑल ऑफ दिस टुडे, बिकॉज शुरुआत करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि क्या क्या मेरी डेस्टिनेशन, क्या मेरी डेस्टिनेशन मैं नहीं बोल सकती क्योंकि यहाँ पे प्लूरल लगेगा, ठीक है, एक नहीं होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं है, और भी है, और साथ ही साथ जिस लेवल का कंपटीशन इस वक्त चल रहा है, ठीक है। एक कमेंट है जो मैं आप लोगों को सबको थोड़ा आपकी आई बॉल्स यहाँ पर लेके आना चाहूँगी। इस बच्चे का कमेंट है, ज़रा सुनना। मैंने कल एक वीडियो बनाया था UPSC वर्सेस NTA का, आप इस बच्चे का कमेंट देखना। इस बच्चे ने क्या लिखा है, कहने को सिर्फ 150 सवाल होते हैं बट उसमें 500 क्वेश्चंस होते हैं। क्यों वो ऐसा बोल रहा है, बोल रही है, जो भी है, क्यों है ऐसा? हर एक सवाल में पहले तो 2 लाइन का सवाल, फिर जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं, चारों ऑप्शन, सबके अंदर बड़ी बड़ी लाइंस, और उसके बाद सवाल क्या है, नॉट पिकिंग द वन, क्रोनोलॉजी, सीक्वेंस लगाओ। So basically in 180 minutes we have to read 500 lines, we have to arrange them, and then we have to be above all the others. So we have to be quick. So we have to be correct and quick. बहुत ही अच्छा कमेंट किया इस बच्चे ने, इसलिए मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि क्या मेरी बात कम समझ में आएगी ना, पर अपने भाई बंधुओं की अच्छी समझ आती है वो, कि मैं ये इसको बोलूँगी बेटा ऐसे कर लेना, ये इस बोले हाँ ठीक है, वो बोल देगी ना तो बोले हाँ। अरे बराबर वालों को ज़्यादा समझ में आता है, तो बराबर वाला ही है, कुछ बड़े ही होंगे आप मुझसे, बाकी अपन बराबर के ही। ऐसे मत समझना कि मैंने कोई जीवन में 50 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, UGC नेट एग्जामिनेशन के बारे में मैंने एक ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ को अगर आप लोग देखोगे तो नंबर ऑफ अपीयर्ड पीपल जिनका ओनली नेट क्वालिफाई हुआ है और जिनका नेट प्लस JRF क्वालिफाई हुआ है। अगर अब आप इस ग्राफ को देखोगे तो जुलाई 18 से मैंने ये बनाया है, ठीक है ना। अब ये
18 के बाद से चीज़ें चेंज हो गई थी। क्यों हो गई थी चेंज? क्योंकि पहले सीबीएसई हमारा पेपर लेता था। सीबीएसई जानते हो ना? सब लोग जानते हैं? कोई फुल फॉर्म बता सकता है मुझे सीबीएसई की? इंटेलिजेंट तो हो मतलब तुम लोग। सो बेसिकली सीबीएसई पेपर लेता था, बोर्ड बना के उस बोर हो गया था, कहता मैं पेपर बनाऊंगा नेट का, तो बना लिया, ठीक है। उसके बाद में हुई कुछ पंचायती तो हुई होगी, और फिर कौन आया? एनटीए, ठीक है जी। और एनटीए ने क्या किया? अच्छा पेपर बनाया, तब से पेपर अच्छे बनने लगे ना, जेन्युइनली। मैं बहुत सीरियस इंसान हूँ जीवन में, मजाक नहीं करती मैं। तो एनटीए ने फिर बहुत अच्छे पेपर बनाने शुरू किए, ठीक। 3 पेपर होते थे पहले, फिर उसने 2 कर दिए, पेपर 1 एंड पेपर 2। पहले तीसरा पेपर भी होता था जो आपके ही सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, ठीक है। उसके बाद चेंज हो गया, एंड यू नेवर नो, द न्यू चेयरमैन इज हियर। पेपर रिफॉर्म्स हो सकता है पैटर्न, सो बी रेडी फॉर इट, बी रेडी फॉर एवरीथिंग। तो ये जो आपको लग रहा है कि यार इतना है क्या, इतना सोचना था क्या, तो सोचना था, ठीक है। बट अब आपको नहीं सोचना, क्योंकि अब हम सोच लेंगे, ठीक है। अब आपको नहीं सोचना, आपको बस समझना है कि हाँ ये जो बोल रही है इसको मान लेते हैं। 6 महीने बाद देखेंगे फिर क्या होता है, ठीक। अब भरोसा किया है तो पूरा करना पड़ेगा, समझ गए? लगभग अगर मैं देखूं तो अगर 6,80,000 बच्चों ने दिया है पेपर, तो उसमें से 50,000 का नेट निकलता है, और जेआरएफ निकलता है लगभग 4,500 5,000 के आसपास। ये ग्राफ में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, कुछ साइकिल्स मर्ज हुई थी तो नंबर अपीयर ज़्यादा लग सकते हैं, तो नंबर ऑफ क्वालिफाइड भी ज़्यादा लग सकता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ऐसा कहा जाता था कि 6% बच्चे ऑफ ओवरऑल यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, विच इज़ नॉट ट्रू नाउ डेज। ये गिर के 5% 4% के आसपास आ गया है, एक बारी तो 3% भी था, ठीक है। इसके अलावा अगर जेआरएफ की बात करूं तो इसका जो 6% होता है वो जेआरएफ होता है, बिकॉज वो परसेंटाइल मैटर करती है। डिफरेंस जानते हैं कि कोई परसेंटेज और परसेंटाइल में? एनीवन who wants to describe what is the difference between percentage and percentile? Percentage out of 100 and percentile समझे? परसेंटेज एक क्राइटेरिया है, इसके अबव जो भी आ रहा है उसका हो गया है, ठीक है। परसेंटाइल जिन सबका हो गया, उसमें से नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है। सो बेसिकली रैंकिंग इज परसेंटाइल। तो यहाँ पर जो बच्चों का हो गया है, जिन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है, उसमें से भी जो टॉप 6% होते हैं उसका जेआरएफ होता है। तो ओवरऑल का आप लगभग मान लो 1 से 2%, जो कि नहीं हो रहा है। पिछले 4 सालों की साइकिल का निकाल के देखोगे तो 0.4 से 0.6% बच्चा है जो क्या कर रहा है, जेआरएफ क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करोगे तो आपकी परसेंटाइल आती है, जैसे मेरी आई थी 99.91 परसेंटाइल, ऐसे ही आपकी भी परसेंटाइल आएगी, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स में जिसमें नंबर ऑफ पेपर ज़्यादा हो जाते थे, जैसे पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो उनके 2 शिफ्ट में पेपर होते थे। अब तो 1 शिफ्ट में होने लगे हैं, पर पहले 2 शिफ्ट में होते थे, तो उनको भी मैनेज करने के लिए परसेंटाइल में उनके नंबर भी आते थे। डायरेक्ट नंबर नहीं आते 300 में से इतने आए, नहीं, परसेंटाइल आती थी, क्योंकि वो निकाल ही नहीं पाते थे नंबर। बताया ना, अच्छा पेपर बनाते थे। तो बेसिकली आई होप समझ में आ गया होगा कि मैं क्या पर्पस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो बेसिक पर्पस इज कि आपका रीज़न क्या है इस एग्जामिनेशन में बैठने का, आप क्यों इस एग्ज़ाम के लिए बैठना चाहते हो। पहले तो आप लोग प्लीज़ क्लियर हो जाओ, क्योंकि ये एग्जामिनेशन जो है वो मज़े में अगर अपन कर रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कुछ और कर लो, क्योंकि ये बहुत सीरियस बिजनेस है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफिकल्ट है या नहीं है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट यू विल बी द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ कंट्री, एंड आई डोंट वांट द सेम पीपल टू बी रिपीटेड। हम एजुकेशन सिस्टम की आज बुराई करते हैं ना, दिल पे हाथ रख के खाओ कसम, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, स्कूल एजुकेशन में ऐसे होना चाहिए, रिफॉर्म्स आने चाहिए, कॉलेज लेवल में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बोर्ड ऐसे होने चाहिए थे। जब रिसर्च करने जाओ और इक्विपमेंट ही ना मिले बच्चे को, उसे ऐसा लगता है ना कि यार ये बेटर होना चाहिए था। हमारे देश की टोटल जीडीपी का 0.6% कॉन्ट्रीब्यूशन हम रिसर्च में लगाते हैं, इंडिया। इमेजिन, जो कंट्रीज़ हम सुनते हैं जो कि डेवलप्ड नेशंस हैं, यूएसए हो गया, ये सब लोग जो है 4-4%, 5-5% अपनी जीडीपी का लगा रहे हैं, हम 0.6% लगा रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं, रिफॉर्म्स चाहते हैं, बेटर नौकरी चाहते हैं। हर एक बच्चा एक ही सेम एग्जाम के पीछे भागे जा रहा है, हमको ये नहीं चाहिए, हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। मुझे ये चाहिए कि आप मेरे से किडनी मांग लो पेपर में, पर उसके बाद क्या ले रहे हो, उसके बाद दे क्या रहे हो, कौन सी जॉब्स हैं, है ना।
आप सभी लोगों ने यहाँ पर आप बैठोगे, आप अपना पेपर टू इंग्लिश पढ़ोगे, मास कम्युनिकेशन पढ़ोगे, वॉट एवर योर पेपर टू इज, कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे। हमारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में हमें किसी ने वो पढ़ाया ही नहीं होगा, पर नेट वो पूछ रहा है तो मतलब पढ़ना पड़ेगा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉलेज में किसी ने नहीं पढ़ाया। अगर कॉलेज में पढ़ाते तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। सही है? तो हम चाहते हैं कि हम ऐसा ना करें। मुझे नहीं पता बाकी सबका क्या मोटिव है और मैं क्या सही बोल रही हूँ क्या नहीं, मेरी वैलिडिटी शायद आप 6 महीने बाद समझ जाओगे। कोशिश करूँगी कि एक्शंस समझा दें आपको, क्योंकि मैं बोल के तो बिलीव नहीं करवा सकती हूँ, बट मेरा यही मोटिव है। अगर एक भी बच्चा निकल के जा रहा है तो वो ये समझे कि यार इट इज़ बिगर देन जस्ट अ सिलेक्शन, इट इज़ बिगर देन योर जॉब, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन सिस्टम देन। ठीक है? वो ऐसा कुछ नहीं होता कि मैम इतने बड़े सिस्टम में मैं क्या करूँगा। तो चेंज तो आप ही से आ सकता है ना, आप अपने आसपास तो चेंज ला ही सकते हो। सही है? इसके अलावा यू विल बिकम रिसर्च स्कॉलर्स विच इज़ इवन मोर रिस्पॉन्सिबल, राइट? रिसर्च स्कॉलर बनोगे, कुछ अच्छा इनोवेटिव करोगे, यू विल फाइंड सम डिस्कवरीज, यू विल डू समथिंग बेटर, कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशन, इल बी बेटर, कॉन्ट्रीब्यूट टू योर सेल्फ, टू योर सोसाइटी। आपकी थीसिस लाइब्रेरी में पड़ी रहे, ठीक है ना, शोध गंगा पे पड़ी रहे, या उस थीसिस को लोग पढ़े, रेकमेंड करें, फॉरेन लिटरेचर में जाए, वो लोग बाग उसे पढ़े, उसे साइट करें। इमेजिन यू आर अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस वेर यू आर कॉल्ड कि इन्होंने अपनी थीसिस में ये चीज़ लिखी थी, विच वॉज वंडरफुल, विच वॉज पाथ ब्रेकिंग, ब्रेकिंग द 4th वॉल, 5th वॉल। ये सब सुनते हो ना, अंग्रेजी वाले हो आप, मेरी तो अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग समझते होंगे शायद। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है? कोई ह्यूमैनिटीज़ वाला है क्या इधर? क्या सब्जेक्ट है? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में चलो फिर भी है, कुछ मैंने ऐसे भी देखे हैं कि हमको यूपीएससी की तैयारी करनी है, साइड में जेआरएफ आता रहेगा, अपना धंधा चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बुराई नहीं है, इट्स गुड, इट्स मज़ेदार है। मेरे को, मैं हूँ ही जीवन में ऐसे इंसान, मेरे को सही और गलत लगता ही नहीं। आर्गुमेंट दुनिया का सबसे ख़राब चीज़ है जो करनी चाहिए, तो वो मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगी, बट मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ और भी तरीके कमाने के भाई। जेआरएफ की सीट मत ख़राब कर, ठीक है? किसी ऐसे बच्चे को दे दे जो जेन्युइनली कुछ सीखना चाहता है। इस लेवल पर आप में से किसी को नहीं पता है मैम मेरे को पीएचडी का पी भी नहीं पता। आई नो, ट्रस्ट मी, आई नो, एंड इट्स, कोई बुराई नहीं है इसमें, चीज़ें नहीं पता होने में कोई बुराई नहीं है, इट्स ओके। पर मैं पता ही नहीं करूँगा, इसमें थोड़ी बुराई है। ठीक है? पीएचडी के बारे में आपको नहीं पता है, मैम मेरे को रिसर्च नहीं करने, मैम मेरे को सबसे कुछ आता ही नहीं है, 6 महीने दो, धीरे धीरे जब सीखोगे तो आ जाएगा, you will like it. Sometimes when I started studying, okay, in my post graduation for this exam, because I was in my final semester when I cracked this exam, तो जब मैं वो पढ़ रही थी ना, तो पढ़ते पढ़ते मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार आई एम genuinely very interested in networking. उससे पहले मुझे लगता था that I was not very interested in this subject. I have tried a lot of things in my life. ठीक है? मैं अपने ग्रेजुएशन से एग्ज़ाम दे रही हूँ, मैंने लगभग 100 एग्ज़ाम या 100 इंटरव्यूज़ तो फेस कर लिए होंगे। दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट टाइम जॉब, जाके इंटरव्यू देना बहुत मज़ा आता है। वो उठते सामने से बेइज्जती होते हैं, ये तो आपको ये पता लगता है कि यार मुझे ये भी बेटर करना है, मुझे वो भी बेटर करना है। समझ रहे हो? जो अपना स्लोगन है ना, एस्पायरिंग टू इंस्पायर, वो बहुत रैंडम था। एक इंटरव्यू में बैठी थी MNIT में, सामने वाले ने कुछ पूछा तो कुछ तो, अब इंटरव्यू में तो ऐसा कुछ इज्जत वाला कुछ बड़ा बोलना पड़ता है ना, मैं कहा एस्पायरिंग टू इंस्पायर, वो कहती है मेरे को जॉब को ज्वाइन नहीं करना था, जावा से रिलेटेड वो जॉब थी, मुझे नहीं ज्वाइन करना था क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉग्निजेंट में थी, बट मज़ा आ रहा था मेरे को ऐसे कि चलो जाके देखते हैं क्या हो रहा है। फिर मैंने ये बोल दिया, फिर उसने बोला एक्सप्लेन, तो मैंने कर दिया एक्सप्लेन कि एस्पायरिंग क्या है, इंस्पायर क्या है। कोई तो, मैं थोड़ा पिक्चर देखती हूँ, हॉलीवुड पिक्चरें पसंद है, तो कहीं तो सुना था, कुछ तो जोड़ टुकाड़ करके मैंने बना दिया। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ ये तो, इसके लिए तो मुझे कुछ कंपनी वंपनी बनानी पड़ेगी, ये तो बढ़िया स्लोगन बन गया है। फिर देन आई डिसाइडेड कि JRF अड्डा का अपन रखेंगे, एस्पायरिंग टू इंस्पायर। ठीक है? किसी को मतलब पता है क्या इसका? चलो होमवर्क कल बताना, सोच के आना कि आपके अकॉर्डिंग क्या मतलब होगा इसका। ठीक है? सो देयरफॉर you need to know your reason यार why you are doing it. So I tried many things, but then I decided that this is the purpose of my life now. So I left all my government job, जो 3 jobs मेरी थी, I left them. I quit every other job because I wanted to do something which is very exciting. Each day, every day, even मैं 12 घंटे भी काम करती हूँ पिछले 3 साल से, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि अरे यार I don't miss that 9 to 5 वाला जॉब,
वो तो डेफिनेटली नोबडी मिसेस, बट आई तो डेफिनेटली नॉट मिस। ठीक है, इट्स अ चैलेंज। अब मुझे चैलेंज लगता नहीं है, ऑनेस्टली बता रही हूँ, क्योंकि रोज़ ऐसे भतेड़े आते हैं मेरे सामने, किसी के ये, किसी का वो, उसका वो, उसका वो। सो यू ट्राई टू बिकम वेरी हैप्पी बिकॉज आई न्यू माई पर्पज। सो आई टेल यू माई पर्पज, यू टेल मी योर पर्पज। ओके, इट विल टेक टाइम टू रियलाइज वॉट योर पर्पज एक्चुअली इज, एक्चुअल पर्पज। ओके, मैंने भी बोला था 12th में, मेरे टीचर ने पूछा बेटा कौन सी इंजीनियरिंग करेगी, तो मैंने बोला मैकेनिकल। कोई लेना देना नहीं था मेरे को नहीं करनी थी। फिर मैंने, पर अब क्या बोले, कुछ तो बोलना पड़ेगा, टीचर पूछ रहा है, टीचर की इज्जत तो रखनी पड़ेगी टाइप से। मैंने बोला सर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्यों? मेरे को है ही नहीं मेरे को ये वाली मशीन से बहुत प्यार। मैं रोज़ सुबह उठ के अपने कर्नल को हेलो बोलती हूँ। ये सही है, वो नहीं समझ में आता फिर, बट देन आई रियलाइज। सो आई टेल यू माई पर्पज। My purpose is, what is my purpose? Can anybody imagine? अब लगभग सुन ही लियो 40 मिनट, तो मुझे तो पर्पस तो समझ में आ ही जाना चाहिए था। What is my purpose? I know that I like solving problems. So problem solving is my purpose. ठीक है? It obviously reflects in my subject as well. Computer science मतलब problem solving होता है, तो मुझे problem solving पसंद है। आपको भी पता ही होगा कि आपको क्या करना पसंद है। ये लिबर्टी है आपके पास कि आप इस फील्ड के अंदर जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हो। शायद बहुत सारे करियर में ये लिबर्टी आपको नहीं मिलती है, देयर फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। ओके, अदर देन दैट मेरे को ये समझना ज़रूरी है और आपको भी ये समझना ज़रूरी है कि क्या आप बिगिनर हो, कि आप रिपीटर हो, आप किस लेवल पर हो अभी, आपको ये भी पता होना ज़रूरी कि कुछ ऐसे सवाल है जिसका आपको जवाब खुद ही ढूंढना पड़ेगा, मैं तो नहीं बता पाऊँगी। एंड देन इज़ इट योर चॉइस और लास्ट ऑप्शन? आप सब लोगों के लिए मुझे चॉइस ही लग रही है, सब बच्चे ही लग रहे हैं अभी तो मुझे सारे, कुछ खास, कोई 40-45 उम्र का तो लग नहीं रहा है। तो ऑब्वियसली दिस इज़ लाइक योर चॉइस, यू हैव चूज्ड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। मे आई नो एनीवन हु कैन आंसर मी दिस थिंग, व्हाई यू हैव चूज, व्हाई CS, व्हाई नॉट अ मल्टीनेशनल कंपनी और अ मॉड्यूल के पीछे कोड, व्हाई नॉट, व्हाई? इट्स अ कूल थिंग टू से, बट वी हैव अ गुड। किस जॉब में थे? ओके, कौन सा था, क्या टेक्नोलॉजी थी अपनी, क्या थे फ्रंट एंड में, किस पे थे? कहाँ पे किया था जॉब? और कोई आप में से कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता था कभी? डांसर, एक्टर, रीडर, राइटर, कुछ बनना ही नहीं चाहते थे क्या भाई? हाउसवाइफ, हाउस हस्बैंड, कुछ तो बताओ, कुछ तो सोचा जीवन में, कुछ तो सोचा होगा ना कि यार ये बनना है बड़े होके। प्लीज़ ये बोलो मैम पापा, बेटर पापा। व्हाट इज़ योर सब्जेक्ट? सोशियोलॉजी। अरे वाह, तो कुछ सोचा है क्या? असिस्टेंट प्रोफेसर ही सोचा था हमेशा से। हाउ लकी, आई एम सो जेलस ऑफ पीपल जो जिनको बचपन से पता होता है कि उनको क्या करना है। सब्जेक्ट क्या है आपका? क्या सब्जेक्ट है? ये इंग्लिश वालों ने तो भैया पूरा गैंग बना रखी है। हिस्ट्री तो UPSC, RAS एंड सी व्हाट इज़ योर सब्जेक्ट? लॉ। तो लॉयर वॉयर, टाई वाई तो कूल तो लगता है यार, ऐसे काला कपड़ा पहन के जाओ। मैं तो कब से सोच रही हूँ कि टाई मिले तो लॉ कर ले। ओके, मतलब क्या इंग्लिश ठीक है उसके आगे बढ़ो। मेरे को बोले मैम कंप्यूटर साइंस हमारी वो क्या इतनी चलेगी कि 6 महीने इंग्लिश कंप्यूटर साइंस पहले मेरा टीचर था लेट नहीं हो गया थोड़ा? हाँ हाँ, पापा क्या करते हैं? बस तो मतलब माहौल था घर में। मेरे खानदान में किसी का कोई माहौल नहीं था। मेरे पापा बिजनेसमैन का है, ठीक है, मेरे पापा बिजनेसमैन है। मेरी मम्मी जो थी वो टीचिंग में थी, बट शी क्विट वेरी अर्ली
in her life. जॉब बाहर लगी थी and she chose us above her job, of course. Not of course, it shouldn't be like this, but she did it. I don't know why, but she did it. We are grateful and thankful. My mother is watching it. If तो ये वो नहीं है, but हाँ, पर मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ ना, उस कॉलोनी में सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बना है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एक टाइम था जब मैंने सोचा था कि शायद मुझे ये करना है, बट अब नहीं है वो, बिकॉज आई नो वॉट माई पर्पज़ इज नाउ दिस इज़ माई पर्पज़, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू मेक अ चेंज। मैंने अपने बायो में भी लिखा है चैनल के, कभी पढ़ना टाइम मिले तो जाके, मैंने बहुत क्लियरली लिखा है, आई लाइक दिस थिंग, सो इट्स गुड। बना ही लेंगे कुछ ना कुछ, तो इतना तो कमा ही लेंगे कि दाल रोटी और हफ्ते में 2 बार पनीर, सॉर्टेड लाइफ है। इतना ज़्यादा मेरे को जी चुप्पा नहीं चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो आपको भाई सोच लेना है कि आपकी चॉइस है क्या नहीं है। मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ, मुझे पता है मैंने आपसे ये सवाल पूछा है, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, बट आई रोट इट ऑल्सो, दिस इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। इन माई क्लास आई डोंट वॉन्ट दिस, वो क्लीशे आंसर्स आके आपने दे दिए, ऐसा है और वैसा है। मैम असिस्टेंट प्रोफेसर, आई डोंट वॉन्ट टू हेयर दिस। और बताओ और क्या सब्जेक्ट के अलावा, सब्जेक्ट और AP कर सकते हैं, ये 2 चीज़ों के अलावा बताओ मुझे और क्या कर सकते हो। चलो मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया था, इसको देखना कभी टाइम मिले तो, ठीक है। जब मैं क्लास में बोलूँ कि ये वीडियो देखना, इस वेबसाइट को जाके चेकआउट करना, आई होप यू डू, ओके। आई कैन ट्रैक यू 24/7, तो सो आई एम ट्रस्टिंग यू। ये लीप ऑफ फेथ है जो मैं आप पे ले रही हूँ, बिकॉज मेरे तो फ़ायदा है नहीं कुछ, आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिकॉज यू लर्न समथिंग। क्योंकि मैं तो क्लास में रैंडमली उठा के पूछ लूँगी कि क्या पढ़ा। तो मैं जब बोल रही हूँ एक बार गूगल स्कॉलर जाके खोलना, जब मैंने बोला कि एक बार जाके स्कॉपस देखना, एक बार जाके शोधगंगा का इंटरफेस देखना, एक बार जाके ई-विद्वान पोर्टल में अपने फेवरेट टीचर का नाम ढूंढना, तो ट्राई टू डू इट, ओके। सो मैंने एक वीडियो बनाया था, टाइम मिले तो देख लेना। मैं समराइज कर देती हूँ बेसिकली हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ऑफकोर्स टीचिंग करियर तो है ही, बट इन हायर एजुकेशन, नॉट इन स्कूल एजुकेशन, ओके। यू विल बी एलिजिबल फॉर PGT एंड अबव, ओके। सो कॉलेज लेवल लर्निंग के लिए आप जा सकते हो, PGT में भी आप जा सकते हो, 11th-12th पढ़ा सकते हो, बट आई विल रिकमेंड दैट यू नो थिंक ऑफ कॉलेज स्टफ, ओके। बट ठीक है, जब जॉब्स नहीं निकलती है तो यू कैन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर KVS, NVS एंड PGT स्टफ। आप जिस सब्जेक्ट्स अभी मैंने जो सुने हैं, आप सब लोगों के सब्जेक्ट में बहुत वैकेंसी निकलती है इनमें, ठीक है। तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज सिलेबस ऑफ UGC नेट, आई ऑलवेज कीप सेइंग इट, इट्स मदर ऑफ ऑल सिलेबसेस। आपके सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा चीज़ें आप यहीं पढ़ोगे, इससे ज़्यादा कोई बड़ा सिलेबस नहीं, नॉट इवन गेट, कुछ नहीं है इससे ज़्यादा, ठीक है। देन एकेडमिक क्रेडिबिलिटी आपकी बहुत इंक्रीज होती है। इस चीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास में एक स्कोर भी होता है, जो कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो उस टाइम पर आपसे पूछा जाएगा, विच इज़ API स्कोर, ओके। किसी को पता है कुछ API स्कोर के बारे में? मैं बता देती हूँ। API इज़ एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ओके। आपके 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, नेट के, JRF के, PhD पब्लिकेशंस के, आपने अगर कोई टीचिंग आपको एक्सपीरियंस है तो उसके सबके नंबर जोड़ जुड़ा के 100 में से आपका एक स्कोर बनेगा, ठीक है। जिसका वो 100 में से स्कोर ज़्यादा होगा, जो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेगा, क्यूमुलेटिवली उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो एक फेयर प्रोसेस है जो मैंने बता दी, जो कि होती नहीं है, ठीक है। उसके बीच में क्या आती है? वेलकम टू इंडिया, करप्शन, ओके। नेटवर्किंग बहुत मैटर करती है, आपके गाइड से आपका कितना, गाइड की कितनी सब्जियाँ आप लेके आए, ओके। आपने कितना प्यार से सर को गुड मॉर्निंग बोला, आप खड़े हुए कि नहीं हुए। सो कुल मिला के आपके गाइड की जितनी अच्छी पोजीशन होगी वो उतनी जगह आपको फिट कर देगा। हाँ बिल्कुल, आप ब्लॉक्स हो, आपको फिट किया जाएगा, ठीक है। देन आते हैं सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन आपका हो जाएगा, तो आप सभी लोग जितनी भी वैकेंसी निकलती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस के वैकेंसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी निकलती है, तो आई एम एलिजिबल फॉर इट, ओके। बिकॉज ये मुझे आता है, ये सिलेबस मैंने पढ़ा है, ठीक है। डायरेक्टली कॉल करते हैं वो, प्रोजेक्ट लेवल पे डायरेक्टली JRF को उठा लेते हैं वो लोग, ठीक है। देन आता है स्किल डेवलपमेंट, ओके। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश का बच्चा, आज के टाइम पे शायद ही इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। डू यू नो द रीज़न? ऐसा रीज़न क्यों है? दोनों स्किल बेस्ड है, दोनों के दोनों स्किल बेस्ड है। पॉलिसी में काम आता है एक, पॉलिसी मेकिंग में, और एक किस में काम आता है? कम्युनिकेशन में। दुनिया में आपको कुछ भी आता हो पर मैं उसे कम्युनिकेट नहीं कर सकती तो कोई फ़ायदा है?
मैं अगर अच्छे से लिख नहीं सकती, सोचो कल को मेरे को छुट्टी लेनी है और मैं ऐसे लिखूँ नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा ही नहीं, मैं नहीं आऊँगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इफ़ यू कोट इट बेटर, इफ़ यू राइट इट बेटर, तो ये जो चीज़ें हैं ना, स्किल वाली चीज़ें, इनके लिए ऐसा ही नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं ऐसे, लिंग्विस्टिक पूरा भरा पड़ा है इसमें। यहाँ पे क्योंकि इंग्लिश के बच्चे हैं तो मैं शायद इंग्लिश को डायरेक्ट करके बोल रही हूँ, बट दिस हैपन्स। ओके, देन पब्लिक सेक्टर्स, पीएसयूज की डायरेक्ट जॉब होती है, तो आप जानते हो गेट के और जेआरएफ के स्कोर से डायरेक्टली आपके एडमिशन्स होते हैं वहाँ पे। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के आपके डायरेक्ट एक्सेस हो जाते हैं, ठीक है, आप डायरेक्टली जाके क्या कर सकते हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हो। अब ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे आप रिसर्च एसोसिएट बन सकते हो, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो, आप जो है वो प्रोजेक्ट लेवल पर एज अ जेआरएफ भी काम कर सकते हो। 2 साल काम अच्छा लगा तो आपको एज एन एसआरएफ भी रख लेंगे, जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो, ठीक है। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस टू यू समडे अपनी एक दोस्त बोलो आप, पहले एक एजुकेटर भी थे, अब तो दोस्त हो गई हैं वो, पॉलिटिकल साइंस एंड शी इज़ राइट नाउ इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना, शी इज़ राइट नाउ देयर एंड शी इज़ वर्किंग इन पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। टेड टॉक्स पे भी है उनका बात, हर्षिता नाम है, अगर कभी आप देखोगे तो उसका बात सुनना आप। तो मैं आप कभी मिलवाऊंगी, मैंने बोला उसको जब वो जयपुर आएगी नेक्स्ट टाइम तो मैं कोशिश करूंगी कि आपसे एक उसका मीटिंग करवाऊँ, है ना। सेमिनार नहीं होगा मेरे से, अभी सेमिनार वेमिनार बस की नहीं है मेरे, पर नॉर्मल ऐसे बातचीत करवा दूंगी। सेमिनार नहीं होता यार, थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है पीछे चेयर पे बैठ के सो जाते हैं बच्चे सेमिनार में, क्योंकि मैं भी सो जाती थी, तो इसलिए मैं सेमिनार नहीं करा सकती, बट ये करा दूंगी, है ना। वो आपसे आके बात करेगी, सो दैट आप पूछ लेना उससे क्या किया क्या क्या, मस्त एकदम फुल। जितने भी कनेक्ट को मैं बुलाऊंगी यहाँ पर, मुझे ये नहीं पता कि आप उनको कैसे जज करोगे या नहीं करोगे, बट ये मैं आपको बता सकती हूँ एक से एक होंगे पर्सनालिटी, ठीक है। मैं आपको अपना एक पुराने स्टूडेंट से मिलाऊंगी जो अभी आईआईटी के अंदर है, उससे भी मैं आपको मिलाऊंगी, तो आप मिलोगे जब उनसे बात करोगे तो ये मैं श्योर हूँ कि आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेगी जो शायद आप सोचते नहीं होंगे, ठीक है। हम वैसे हो जाते हैं जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि हम वो बबल को थोड़ा क्रैक करके बाहर जाने की कोशिश करें, ठीक है। देन आते हैं अपना एजुकेशन सिस्टम का कंट्रीब्यूशन। ये चीज़ें बहुत भारी भरकम है, मैं अभी नहीं समझा सकती, शायद आप समझोगे आने वाले सालों में। और रिसर्च की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, यानी कि आप सिंगल लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पर भी रिसर्च कर सकते हो। ये कहीं नहीं लिखा है कि जेआरएफ होगा, नेट होगा, पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो ही रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप रिसर्च पेपर लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं हुआ है कि आपका जेआरएफ होगा तो ही आप रिसर्च पेपर लिख सकते हो। तो मैंने इसको समराइज़ करके 6 पॉइंट्स बना दिए हैं, आपका मन हो तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक। देन इसके अलावा डायरेक्ट जॉब्स की बात कर लेती हूँ। ये मैंने अपने सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव से बताई है, और भी सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव से यही होती है, इससे ज़्यादा ही होती है। सीएस में सबसे कम होती है, बाकी सब में तो ज़्यादा ही होती है। एनवीएस है, केवीएस है, ट्रिपल भी है, एडब्ल्यूईएस है, सेट है, स्लेट जिसको बोलते थे पहले, ईएमआरएस हो गया, एनसीईआरटी की फैकल्टी पोस्ट निकलती है, एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन में डायरेक्ट पोस्ट निकलती है, इसरो में डायरेक्ट पोस्ट निकलती है, डीआरडीओ में डायरेक्ट पोस्ट, बेसिकली ऑल पीएसयूज में डायरेक्ट प्लेसमेंट भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका असिस्टेंट प्रोफेसर ही एक है ऑप्शन, यू लर्न मोर देन असिस्टेंट प्रोफेसर इन ऑल दीज जॉब्स आने वाले टाइम के अंदर। इवन आपको अगर नहीं पता है तो जो जेआरएफ है उसका अमाउंट कितना है, 50 कौन दे रहा मेरे को बता मैं भी जाऊंगी दोबारा करके जाऊंगी जेआरएफ। इट इज 38,000। जिसको पैसे गिनने में गिनती में प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, मुझे भी होती है वैसे तो, बट वो तो बता देना, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ पीएमआरएफ के बारे में, कोई जानता है? प्राइम मिनिस्टर की भी रिसर्च फेलोशिप अमाउंट होती है, ठीक है ना। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 90 to 1 lakh, 90,000 to 1 lakh. Okay, I'm going to introduce to you again to a home science old student, now a friend, क्योंकि सब सेम एज के होते हैं तो दोस्त बन जाते हैं। शी इज़ राइट नाउ इन दिल्ली यूनिवर्सिटी का कौन सा कॉलेज है वो, इरविन है, लेडी इरविन कोई तो कॉलेज है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, वो नाम मैं भूल गई हूँ, बहुत गाली पड़ सकते हैं मुझे इसके लिए, बट हाँ जी, तो वहाँ पर वो है और पीएमआरएफ नहीं उठा रही है, बट फिर भी जो उसका स्टाइपेंड है जेआरएफ से ज़्यादा, ऑल्दो उसको जेआरएफ क्वालिफाइड है, इंटरव्यू में सिलेक्शन भी उसका एज अ जेआरएफ हुआ था, बट शी गेट्स 50,000 पर मंथ। इट्स इन स्टाइपेंड अमाउंट टू डू पीएचडी, इट्स नॉट द अमाउंट ऑफ जॉब, इट्स एन अमाउंट पढ़ने का पैसा मिलना। जीवन में सपना पूरा हो गया, पढ़ने का भी सपना और पैसे कमाने का भी सपना, तो दोनों चीज़ें हो जाएगी। बट ये बहुत सारी चीज़ें जो फुल टाइम पीएचडी डिमांड करती है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैम प्लीज़
साइड में, और फिर भी ऐसा नहीं होगा। पार्ट टाइम, ठीक है, पार्ट टाइम पीएचडीज भी होती है, पार्ट टाइम का मतलब इरेगुलर नहीं होता है, ठीक है। रोड मैप क्यूमुलेट कर देते हैं, बहुत सारी पंचायती हमने करी है आज के दिन में, थोड़ा सा समराइज कर देते हैं, एंड में आ जाते हैं। सो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम स्ट्रक्चर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, then you have to gather the study materials, all tangible and intangible materials, then एक study plan बनाना है। study plan मतलब पहले अगर मान लो मैं 5 महीने बोल रही हूँ तो पहले 5 महीने का बनाना है, फिर हर महीने का बनाना है, फिर उसके बाद में हर एक वीक का बनाना है, ठीक है। ये मैं आपको बना के दे दूँगी, मतलब ऑब्वियसली जैसे क्लासेस चल रही है, ठीक है। आपको वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा, 1 महीने जैसे तैसे अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं यार टिकना है, टिकना है, टिकना है। 2 घंटे बैठना है मतलब बैठना है, समझ लो। अगर आपने किताब खोली है तो मतलब पढ़ लो यार। सिटिंग कैपेसिटी है क्या? है क्या? नहीं है? कोई मेरे जैसा जिसका ऐसा हो जाता है 2 घंटे में ख़त्म? और बाकी सबकी सिटिंग कैपेसिटी है। कितने घंटे बैठ के पढ़ लेते हो? नाइस, वेरी नाइस। और सिटिंग कैपेसिटी नहीं है? बना लेंगे? नहीं है तो बैठ के किताबें चाटनी थोड़ी, क्यों बनानी है, ऐसा नहीं है। बट हाँ 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो 3 घंटे तो मतलब बैठना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ़ यू आर वेल अवेयर, इफ़ यू नो व्हाट टू डू, इट डजेंट मैटर हाउ यू डू, इफ़ यू नो व्हाट टू डू, इफ़ यू हैव अ प्लान। ज़रूरी नहीं है कि आज ये होता तो ये था, ऐसा नहीं है। वो समय आएगा जब मैं लास्ट के 1 महीने दोबारा बोलूँगी कि ये करना है, आज ये करके सोना था तो सोना है, ये करके मतलब करना है, ऐसे नहीं कि सो गए। जब तक वो होगा नहीं तब तक सोएंगे नहीं, ठीक है। बट हाँ अभी के लिए मैं ये बोलूँ कि 1 महीना अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन में लेके आना। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लोग डिसिप्लिन्ड नहीं हो और अनकल्चर्ड और इलिटरेट हो, मैंने बिल्कुल नहीं बोलना ये। मैं बस ये बता रही हूँ कि आप डिस्ट्रैक्टेड डेफिनेटली होंगे, 100 चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी, 100 बातें चल रही होंगी। आप सब इस एज में भी हो, मिलेनियल हो सारे, शायद है क्या कोई मिलेनियल ही हो ना सारे? पता है क्या होता है एज? एवरेज एज कितनी है इस क्लास की? 25, 24, 26, 21, 22? तो फिर बोर्ड की मैं खोल लूँ? ये क्यों खोल रहे हैं हम? बट चलो मतलब और छोटे हो तुम तो अभी क्या है लगेगा कि मैम वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, उसका ये है, उसके पास काला चश्मा है मैम, उसके पास नाइकी का जूता है। तो वो होता है कि या तो इस फेज़ में मेहनत कर लो, ये सब डिस्ट्रैक्शन मोह माया छोड़ दो, और 5 साल के बाद में फिर कंपनियाँ ही खरीद लेना, या तो ऐसा कर लो। या फिर 5 साल में, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि 5 साल के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको मटेरियलिस्टिक कितनी नीड्स है, कितनी डिज़ायर है, ठीक है ना। तो वो डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि चुपचाप अपने करियर को 2-3 साल दे दो। अभी आप बहुत यंग हो, ठीक है, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट्स गुड दैट यू आर ट्राइंग दिस थिंग फर्स्ट। एंड टेस्ट तो आपको बहुत कमाल है ही, क्योंकि आप JRF अड्डा आ गए हो, तो टेस्ट तो आप लोगों का अच्छा है ही, राइट। बट येस, थोड़ा सा अपने आप को 1 महीने डिसिप्लिन रखना है, फोकस्ड रखना है कि यार मुझे ये करना है, ठीक है। इट डजेंट मैटर वॉट एवर यू बिकम इन योर लाइफ, वॉट मैटर्स इज इफ़ यू हैव डिसाइडेड एंड प्रॉमिस्ड योर सेल्फ। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को आपने प्रॉमिस कर दिया है कि मैं ये करूँगा, और फिर वो आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो हमेशा क्या लगेगा आपको? डिससेटिस्फाइड ही लगेगा। तो अपने आप से झूठ बोलना बंद कर देना, बाकी तो सबसे बोल ही सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन आप एक टाइम मैनेजमेंट बनाओगे। टाइम मैनेजमेंट पढ़ने का भी बोल रही हूँ, क्लास का भी बोल रही हूँ, और एग्जाम अटेम्प्ट करने का भी बोल रही हूँ। 3:1 रिविजन स्ट्रैटेजी बताऊंगी, पहले पढ़ लो, रिवाइज क्या करोगे। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट भी बताऊंगी, और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है ये भी बताऊंगी, ठीक है। एक ही चीज़ है जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है, वो क्या है? नहीं, JRF अड्डा कंसिस्टेंसी, ठीक है। टाइम टेबल 3 लेवल पे बनेंगे, एक ये बनेगा, इसमें तो बहुत मज़ा आएगा।
ये कॉपी का वो पन्ना होता है जो स्टार्टिंग वाला फ्रेश रजिस्टर, क्लासमेट का रजिस्टर लाते, 4 नए पेन लाते हैं, ये कलर वो कलर, मस्त डिजाइन बना के, हाईलाइट बना के लिखते हैं। अभी तो ऐसा लगेगा अगर आप कन्विंस्ड हो कि हाँ मुझे पढ़ना है, ठीक है। आधे तो अभी उड़ेंगे भी कि अरे इतना सीरियस था क्या मुझे तो लगा कि ठीक है, मतलब आएगी 2-4 बातें बताएगी, ये तो यार सेल्फ डाउट में डाल दिया कि ऐसा भी था क्या, ठीक है। बट आई होप यू आर मोटिवेटेड इनफ, ठीक है। मैं रोज़ आके तो नहीं बताऊंगी ना ये सब, तो यू आर मोटिवेटेड इनफ दैट यस दिस इज समथिंग विच इज़ चैलेंजिंग एंड आई वॉन्ट टू डू इट, ओके। फिर एक टाइम टेबल बनेगा आपका 1.5 महीने बाद, क्योंकि पता नहीं चलेगा 1 महीना कैसे निकल जाएगा, है ना। जब हम कोई काम करते हैं, शुड आई से इट करेक्टली, जब हम कोई ढंग का काम करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि समय कैसे निकल जाता है। एंड देन ऑफ कोर्स 4 महीने के बाद भी बनेगा, क्योंकि वो लास्ट टाइम का होगा जब आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी होगी, मेहनत करनी होगी, समझ गए, ठीक। कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। मेरे पढ़ाने का तरीका यही रहेगा, मेरे को नहीं आता है ना, मैं पीपीटी रीड कर पाऊँगी आपके लिए, मैं तो आऊँगी, बातें करूँगी, समझ जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं समझो तो जय सिया राम, ठीक। बट हाँ ये बता देती हूँ कि एनालिसिस पूरा करके आऊँगी, आप जितना पढ़ोगे उससे ज़्यादा मैं ही पढ़ के आऊँगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को, क्योंकि यही मेरा चैलेंज है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के टाइप्स दिखा देती हूँ कि एनटीए किस तरीके से पूछ रहा है, पेपर 1 भी एंड सिमिलरली पेपर 2 भी। जितने भी बच्चों को ऐसा लगता है कि पेपर 2 तो ठीक है, अपना ही है, अपने ही पराये होएंगे सबसे पहले, ये मैं बता रही हूँ, सबसे पहले अपना। इंग्लिश वाले कोई है हमारे, थोड़ा एनालिसिस देख के आना आप जून का अपने देख लेना प्लेटफॉर्म पे, अदिति मैम ही पढ़ाती, अदिति तपारिया करके एक टीचर है, वो पढ़ाते हैं आपको इंग्लिश, उनकी सुनना कैसा रिव्यू था, ठीक है। और ये फालतू के शोशेबाजी वाली बातों में नहीं बिलीव करना है, मेरे बच्चे को तो नहीं करना है भाई, ठीक है। जो जेन्युइन है वो समझो, ज़रूरी नहीं हर चीज़ जो बताई जाए वो सही हो, स्पेशली यूट्यूब की दुनिया में तो ज़रूरी नहीं होता है जो सब बता रहे हैं वो सब सही होगा, ठीक है ना। हाथी के दांत वाली कहावत याद कर लेना, ठीक है। तो आपका पहला चीज़ फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, ऐसा ब्लैंक्स होगा, ऑप्शन होगा, यू हैव टू डू इट, ठीक है। दिस इज तो चलो ओके। देन कम्स दिस इज मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन, एमएसओ टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनोलॉजी ले जान लो, मैं यही वर्ड यूज़ करूँगी। ये आईसीटी का सवाल है जिसमें नंबर सिस्टम, कंप्यूटर के नंबर सिस्टम के ऊपर एक ये सवाल है, और इसमें क्या है, एमएसओ है, यू हैव टू चूज मल्टीपल ऑप्शंस कैन बी करेक्ट, ओके। मैच द कॉलम, बढ़िया है ना, मस्त है, ये तो बचपन से करते आ रहे हो। अब मैं बताती हूँ एनटीए क्या कर रहा है इसमें। एनटीए ये नहीं देगा, मतलब 3 देगा, उसको 4 में से मैच करना होगा। तो बेसिकली एक ऑप्शन के लिए 2 भी करेक्ट हो सकते हैं, एक के लिए 2 करेक्ट मैचिंग हो सकती है। यू हैव टू फाइंड द बेस्ट, ओके, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। दिस ईयर पेपर 1 में दिस पैटर्न वॉज यूज्ड, ओके। देन कम्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस इज सिंपल, स्टेटमेंट आएगा और आपको बताना होगा विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। ये वो ईजी है, मम्मी को बचपन में याद करके बताते थे ना ट्रू फॉल्स, क्योंकि मम्मी तो क्या सीक्वेंस में पूछती थी, तो हम वो नहीं पढ़ते थे, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स फॉल्स, मम्मी सुन लो। पर एनटीए मम्मी नहीं है, ठीक है। सिंपल इंटरोगेटिव क्वेश्चन एसआईक्यूज जो होते हैं आप लोगों के, कि एक लाइन होगी, ये आता था, एक समय था, प्राचीन समय था ये, जिसमें हड़प्पा के टाइम पे आया करते थे ये सवाल, अब तो ये गुमनाम हो गए हैं एनटीए के पैटर्न में। देन एसबीक्यूज आएंगे, ठीक है, एसबीटी भी बोल सकते हैं इसको, सिचुएशनल बेस्ड टेस्ट। एक सिचुएशन दी गई होगी, आपको सिचुएशन डिकोड करनी है, समझना है, और फिर बेस्ट ऑप्शन चूज करना है जो उसको समझा रहा है। ऑल ऑफ दिस इज प्रीवियस ईयर, मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, रियलिटी है, ये आया है, जिसने पेपर दिया होगा और नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक प्रीवियस ईयर देख लेना, पेपर तो मिल ही जाएगा आपको, तो आप लोग समझ जाओगे। असर्शन रीजन भी आते हैं, ये भी थोड़े कम हो गए हैं आजकल आना, बच्चों ने इतना गलत किया है इसको कि एनटीए बोलता मैं नहीं पूछ रहा, तो ये कम पूछता है वो आजकल, ठीक है। फिर इसके अलावा ऐसा क्रोनोलॉजी, ये है असली जो ये है ना आदमी, पेपर को लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग बनाने वाला ये आदमी है, और ये पेपर 1 में और पेपर 2 में दोनों में बहुत भर भर के पूछ रहा है। इस बार मेरे सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस के अंदर एनटीए इज सो स्मार्ट, ऑब्वियसली एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज सच कि पेपर 1 आया, ठीक है, फिर आपका पेपर 2 आया, दोनों के लिए कितने मिनट,
180 मिनट, डिवीजन अलग अलग नहीं होता है, दोनों के लिए लगातार 180 मिनट मिलता है। मैं बोलती हूँ कि इसको 60 के अंदर करना है और इसको 120 के अंदर, क्योंकि इसमें 50 सवाल है और इसमें कितने हैं 100 सवाल है। तो अब ये जो 50 सवाल है इसमें DI भी है, RC भी है। हमारे साथ क्या किया, और भी कुछ सब्जेक्ट्स के साथ क्या किया, पॉलिटिकल साइंस में भी DI बहुत डिफिकल्ट आया था इस बार, DI दे दिया भयंकर डिफिकल्ट। तो बच्चा क्या करेगा, ऑब्वियसली वो तो लगा पड़ा है कि अदिति मैम जो है वो ढक्कन देगी, बोले चुल्लू पर पानी में डूब जा, वो सब याद आ रहा है उसको, तो लगा पड़ा है। मजे आ गए, 23 मिनट लग गए, 5 में से 5 सवाल ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहे। ये पेपर में 60 की जगह लग गए 80 मिनट, इसका टाइम हो गया कम। अब ही इज सो स्मार्ट, आई मीन ही तो नहीं, जो भी लगा लोगे आप इंग्लिश वाले हो, तो ये जो किया इन्होंने कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस दे दिए लंबे लंबे क्रोनोलॉजी वाले, बच्चे का टाइम ज़्यादा गया, और लास्ट के 20 क्वेश्चन ऐसे दे दिए कि लड्डू, हलवा, पूड़ी, इतने इजी दे दिए। अब पर प्रॉब्लम क्या हुई, जो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया बच्चा उसको लॉस, और उसको लॉस तो चलो कोई बात नहीं, सिलेक्शन तो फिर हो जाएगा, बट ये रिग्रेट होता है कि मुझे आता था और वो रह गया, ये बहुत बुरा होता है। ठीक है, अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया में आ रहे हो, छोटे छोटे से बच्चे हो आप सब, अब आप कॉम्पिटिटिव दुनिया में आ रहे हो, तो ये रिग्रेट क्या है, बहुत बड़ा होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी से पोल सपाट हो जाओगे। अब यूनिवर्सिटी में तो क्या लगता था, 5 में से ये तो कर ही आए, इतना तो लिख ही आए, 35 में से 30 पेज तो भर ही आए। यहाँ क्या उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि पैटर्न है सच। तो लास्ट वाले क्वेश्चन थे मतलब के, और वो मतलब के थे नहीं। मेरे एग्जाम में भी ऐसा होता, 2019 में दिसंबर वाले अटेम्प्ट में मेरे साथ यही हुआ था। लास्ट के जो दोनों क्वेश्चन थे पैसेज वाले सवाल थे, और दोनों क्वेश्चन के पैसेज के 5 सवाल ऐसे थे कि अदिति का सरनेम क्या है, मतलब इतने सिंपल थे वो। ठीक है, उसमें भी सोचो चॉइस एलिमिनेशन लगा रहा है बैठ के कोई, शर्मा, वर्मा, दीक्षित, बट हाँ बहुत ही था। पर ये इसको याद रखने से आदमी को, यही है जो आपके और आपके सिलेक्शन में खड़ा रहेगा। ठीक, so basically what we will try to do, okay, now with JRF Adda Premium, ठीक है, JRF Adda Premium is like advanced classes of what we provide on YouTube, okay, YouTube पे मैं चाहूँगी आप सभी लोगों ने नहीं देखे हैं तो क्लासेस जाके देख लेना, तो शायद आपको डेमो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जाके पेडागॉगी देख लेना, कोई भी एक कॉन्सेप्ट जाके देख लेना कि कैसा पढ़ाती है, बातें तो ठीक है कर ली इसने, सुबह 5 बजे उठ के रटी होगी, पढ़ाती कैसा है, तो जाके देख सकते हो, किसी का भी देख सकते हो, सबका, आपके पेपर 2 का देख सकते हो, क्योंकि कॉम्बिनेशन पेपर 1 एंड पेपर 2 बनाएगा। इस बार एनटी ने किया, पेपर 1 सिंपल आ गया तो पेपर 2 डिफिकल्ट बना दिया, पेपर 2 डिफिकल्ट आ गया तो पेपर 1 सिंपल बना दिया, ताकि मैनेजमेंट का टेस्ट हो जाए कि बच्चा जो है वो मैनेजमेंट कैसा कर पा रहा है। बिकॉज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आर यू एलिजिबल इनफ और नॉट, दिस इज दी थिंग जो चेक की जाएगी। कितना आपको याद है ये नहीं चेक किया जाएगा, ओके, वो तो एक फैक्टर है। तो कंटेंट एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है, इंग्लिश तो रिटायर हो गए क्या, जमा करना, हिंदी में तो पूछा था मैंने, उर्दू ट्राई करनी है क्या। कंटेंट एक्यूमुलेशन मतलब जमा करना, इकट्ठा करना, एलिसिट करना, और फिर कंसोलिडेट करना, मतलब ठीक है, गुड, और फिर रिवीजन करना। ठीक है, रिवीजन कैसे होगा, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से, क्वेश्चन सॉल्व करके, डन। ठीक है, द ओनली पर्पज दैट वी वर हेयर टुडे इन दिस क्लास, एक अच्छा कोट है, चाहो तो याद रखना, मेरा फेवरेट है, इफ यू वांट टू बी द बेस्ट you will be the number 1, but if you want to be unique you will be the only one. So this examination is a fight of being the only one, because यहाँ पे कोई रेस नहीं है। ठीक है, टीचिंग इंडस्ट्री में और टीचिंग फील्ड में कभी कोई रेस नहीं होती है। एवरी टीचर इज स्पेशल, एवरी टीचर हैज़ अ यूनिक वे ऑफ टीचिंग, एंड आई होप you find yourself in this journey and find something that you can actually tell your students that this happens। वो ऑब्जर्वेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी पर्सनालिटी बन जाएंगी अगर अच्छे ऑब्जर्वर होगे तो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, वॉचिंग तो नहीं लाइव है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, आई होप आई मेड इट क्लियर।